Hello everyone, this is Megha and welcome to Punk Academy. So in today's video we are going to study balance of payment and that is the last chapter according to your book, but it is included in your term 1. So now let's get into the video. So सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट और BOP इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन नॉर्मल रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो एक इंडिविजुअल करे, गवर्नमेंट करे या प्रोड्यूसर करे, कोई भी करे, तो उन सब के ट्रांजेक्शन्स को एक स्टेटमेंट में प्रिपेयर करा जाता है और उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट is an accounting statement of economic transaction between normal resident and rest of the world during the period of 1 year. एक साल के अंदर अंदर हमारी कंट्री से जितने भी फॉरेन ट्रांजेक्शन हुए और बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में जो ट्रांजेक्शन हुए, मींस फॉरेन ट्रांजेक्शन जितने भी हुए, उन सब का एक रिकॉर्ड बनाते हैं. उस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, या इसके कंपोनेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. फर्स्ट इज करेंट अकाउंट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट है और ये आपका पूरा हाफ चैप्टर समझिए कि इस फ्लो चार्ट में कंप्लीट है. करेंट अकाउंट उसके कंपोनेंट्स, कैपिटल अकाउंट उसके कंपोनेंट्स, फिर उसके बाद सिर्फ 1-2 टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आपके समझ लीजिए कि चैप्टर का पूरा हाफ पार्ट है जो कंप्लीट है इस पूरी स्लाइड में. तो मेनली हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. तीसरा करेंट ट्रांसफर है तो वो भी हम देखेंगे, लेकिन मेनली अगर देखें तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. अब करेंट अकाउंट वो ट्रांजेक्शन्स विच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ आवर कंट्री और विच डू नॉट लीड टू फ्यूचर क्लेम्स. जो हमारी कंट्री के एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं करेंट अकाउंट. मतलब कि ना हमारे एसेट्स में कुछ इंक्रीजमेंट हो रहा है, ना हमारे एसेट में कुछ डिक्रीजमेंट हो रहा है, ना ही लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि करेंट अकाउंट्स डू नॉट लीड्स टू फ्यूचर क्लेम्स. ये फ्यूचर क्लेम्स क्रिएट नहीं करते हैं करेंट अकाउंट. ठीक है, और दूसरी तरफ कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट impact asset and liability status of our country and it leads to future claims. So current account do not impact asset liability status of our country and capital account does impact asset एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ आवर कंट्री. मीन्स कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स हमारी कंट्री के एसेट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, या लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं या फिर उनको डिक्रीज करते हैं. ठीक है, अब करेंट अकाउंट इट अलाउ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. करेंट अकाउंट में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है फ्रॉम आवर कंट्री टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इट अलाउ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज. और कैपिटल अकाउंट में इट अलाउ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. कैपिटल अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप मतलब इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में शेयर्स, बॉन्ड्स, बोरोइंग के फॉर्म में FDI, FII, इस फॉर्म में ओनरशिप का ट्रांसफर होता है. ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर होता है गुड्स का एंड सर्विसेज का. ठीक है, अब करेंट अकाउंट भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. पहला है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सेकंड इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो पहला हम इसको बोलते हैं विजिबल आइटम्स. विजिबल आइटम्स मतलब जिनको हम देख सकते हैं व्हेन दे आर क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, बाउंड्री लाइन ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, तो विजिबल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो कि देखे जा सकते हैं, ऑब्वियसली टेंजिबल एसेट्स. सो इसमें होता है एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. जब आप गुड्स का एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो तो वो होता है विजिबल आइटम. ठीक है, सेकेंड इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज comes under invisible items जिनको हम देख नहीं सकते. सर्विसेज आर इंटेंजिबल नेचर, सर्विस ऑफ डॉक्टर, सर्विस ऑफ बैंक, तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में आती हैं.
अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी दो टाइप में डिवाइडेड है, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज हमें पता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस, ये हमारे फैक्टर सर्विसेज होते हैं जो फैक्टर पेमेंट को क्रिएट करते हैं, जो फैक्टर पेमेंट को क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल लैंड इंटरेस्ट, लैंड रेंट, लेबर वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट। सो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस ये हमने देखा था, ये फैक्टर हमारे सर्विसेज होते हैं। फिर ये हमारे फैक्टर सर्विसेज होते हैं। फिर हमारे नॉन फैक्टर सर्विसेज आते हैं। नॉन फैक्टर सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज के अलावा जो आपकी सर्विसेज होते हैं, इंश्योरेंस, बैंकिंग, सर्विस ऑफ डॉक्टर, तो ये होते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज विच डू नॉट लीड टू फैक्टर पेमेंट। ओके, फैक्टर सर्विसेज हमारे सिर्फ 4 होते हैं, लैंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज आर पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आपके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सेल्यूलर फोन्स, आप फोन्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, कंप्यूटर्स का कर रहे हो, या किसी भी चीज़ का कर रहे हो दैट इज टेंजिबल इन नेचर एंड विच कैन बी सीन। ओके, सो इसके साथ हमारा करंट अकाउंट कंप्लीट होता है, जो सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, विजिबल आइटम एंड इनविजिबल item. Then we have capital account. So capital account it allow transfer of ownership. ये ownership से deal करता है, ownership का transfer करता है, means आपके पास ownership है एक particular brand की, तो अगर आप उस ownership को transfer करोगे तो वो part होगा capital account में। Okay, so capital account 3 types में divided है, foreign investment, borrowings and banking capital और other investment हम बोल सकते हैं। तो foreign investment 2 टाइप की होती है, FDI और FII। ठीक है, पोर्टफोलियो या जिसको हम बोलते हैं, तो FII को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो FII का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसका दूसरा नाम है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इज दैट इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर एंड बॉन्ड्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। मीन्स जब बाहर के लोग हमारे शेयर एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और FII। देन सेकेंड वी हैव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। सो FDI इज ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज, मीन्स जब बाहर के लोग फॉरेन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग हमारे यहाँ के एंटरप्राइजेस को ओन करते हैं, ओनरशिप लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका अच्छा एग्जांपल है वॉलमार्ट स्टोर्स इन इंडिया, क्योंकि वो फॉरेन हैं लेकिन उनकी ओनरशिप लेकिन हमारे यहाँ है, लेकिन दे आर ओन्ड बाय फॉरेन कंपनीज। ठीक है, देन वी हैव बोरोइंग्स। बोरोइंग्स भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंट। सो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंट दोनों ही बोरोइंग ही होती हैं, मीन्स बोरो करना, उधार लेना। तो सिर्फ दोनों में एक डिफरेंस है कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलती है, जो मार्केट में इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस पर, और एक्सटर्नल असिस्टेंट है वो आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलती है, मीन्स डिस्काउंट रेट पे मिलती है जो मार्केट रेट से कम होता है। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है दैट external commercial borrowing is available on market rate of interest and external assistance is available on concessional rate of interest. Okay, third one we have banking capital. Okay, so अब ये यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे आ नहीं रहा था, स्पेस नहीं थी, तो बैंकिंग कैपिटल हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। सो बैंकिंग कैपिटल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैंकिंग कैपिटल मीन्स फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। जो फॉरेन एसेट्स होते हैं वो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, उसी को हम बोलते हैं बैंकिंग कैपिटल। सो बैंकिंग कैपिटल हैज़ 2 पार्ट्स, NRI डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। NRI डिपॉजिट मीन्स नॉन रेसिडेंट इंडियंस डिपॉजिट। सो जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं उनके डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं NRI डिपॉजिट, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बैंकिंग कैपिटल। एंड अदर डिपॉजिट्स में आपके बहुत सारे छोटे छोटे डिपॉजिट्स आ जाते हैं। ठीक है, सो थर्ड इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हमने देख लिया, 3 टाइप्स में कैटेगराइज है। फर्स्ट वन इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग एंड बैंकिंग कैपिटल। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी करेंट ट्रांसफर। करेंट ट्रांसफर आर वन साइडेड ट्रांसफर और यूनिलेटरल ट्रांसफर। आपके जितने भी गिफ्ट्स, ग्रांट, डोनेशंस होते हैं जिनको आप करने के टाइम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो इन रिटर्न, कि आपको कुछ कि आपको मिले कुछ रिटर्न में, तो उन ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं करेंट ट्रांसफ़र। जैसे गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस,
ये सारे पार्ट है करेंट ट्रांसफर का। सो करेंट ट्रांसफर आर वन साइडेड ट्रांसफर और यूनिलेटरल ट्रांसफर, मीन्स एक ही साइड से ये किए जाते हैं, आपको रिटर्न में इनके कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। अब हम टाइप्स ऑफ बीओपी देखते हैं। अब हमारे कंपोनेंट्स हो गए बीओपी के, जो 3 टाइप के हैं, मेनली 2, तो हमने उनको स्टडी कर लिया, उनके भी पार्ट्स को स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बीओपी। हमारा बीओपी 2 टाइप्स में कैटेगराइज है, इक्विलिब्रियम बीओपी एंड डिसइक्विलिब्रियम बीओपी। इक्विलिब्रियम का मतलब पता है बैलेंस, जब कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का बैलेंस 0 आए, ठीक है। जो कैपिटल अकाउंट है प्लस करेंट अकाउंट है उसका बैलेंस 0 आएगा, इज इक्वल्स टू 0, मीन्स ना आपके कुछ लाइबिलिटीज क्रिएट हुए हैं ना आपके कुछ एसेट्स क्रिएट हुए हैं, मीन्स दोनों का जो बैलेंस है जब इक्वल आएगा, दोनों का टोटल जब 0 आएगा उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम बीओपी। व्हेन करेंट अकाउंट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज आवर इक्विलिब्रियम बीओपी, ओके। सेकेंड इज डिसइक्विलिब्रियम बीओपी। अब डिसइक्विलिब्रियम मीन्स जब हमारा बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। तो टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, तो क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम की 2 सिचुएशंस बनेंगी। पहला है सरप्लस बीओपी। सरप्लस मतलब फायदा हो रहा है, मीन्स करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो ये आपका सरप्लस बीओपी होगा। सेकेंड इज डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट बीओपी, करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज लेस देन 0, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट 0 से कम है, तो वो आपका होगा डेफिसिट बीओपी, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा है, आप लोग देख लीजिए। सो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है, इट इज मेंटेन बाय आरबीआई टू कीप ऑल फॉरेन ट्रांजेक्शन। फॉरेन ट्रांजेक्शन मीन्स आपके जितने भी फॉरेन करेंसीज होते हैं, हमें पता है कि आरबीआई एक अपने पास एक फॉरेन रिजर्व बना के रखता है, तो ऑफिशियल रिजर्व में फॉरेन करेंसीज इंक्लूडेड होती हैं। सो इट इज मेंटेन बाय आरबीआई टू कीप ऑल द फॉरेन ट्रांजेक्शंस विद देमसेल्फ, ठीक है। अब क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट एक बहुत बार ही ऐसा होता है कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को एक सेपरेट अकाउंट शो करने की जगह इसको कैपिटल अकाउंट का पार्ट रखते हैं, मींस कैपिटल अकाउंट अभी हमने देखा उसका ही इसको पार्ट हम रखते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को, रेदर देन अ सेपरेट अकाउंट, ठीक है। ऑल्सो इट इज मेंटेन टू बैलेंस बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करवाने के लिए ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो जब हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट का पार्ट दिखाते हैं तो बीओपी ज़्यादातर हमेशा बैलेंस ही करता है, और अगर हमारा बीओपी और अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ज़्यादा है मींस पॉजिटिव है तो हमारा बीओपी नेगेटिव होगा। मींस अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ज़्यादा है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा, और अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट नेगेटिव है देन हमारा बीओपी पॉजिटिव होगा, बिकॉज दिस अकाउंट इज ओनली मेंटेन टू बैलेंस बीओपी, ठीक है। तो हम यही चाहेंगे कि इस अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स हैं वो कम रहें। नेक्स्ट वी हैव ऑटोनॉमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। सो ऑटोनॉमस आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं, और अकोमोडेटिंग आइटम्स आर नॉट माइंड फॉर प्रॉफिट मोटिव, इनका प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं होता है। दीज आर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इनको मेंटेन करती है और ये प्राइवेट सेक्टर इनको मेंटेन करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज अकोमोडेटिंग आइटम्स एंड ऑटोनॉमस आइटम्स। तो ये हमारा ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसके बाद सिर्फ इसके सिग्निफिकेंस हम देखेंगे। ये आपको सेपरेट भी दिए होंगे, लेकिन हम डिफरेंस में इसको छोटे में कवर कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ऑटोनॉमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स होते क्या हैं। सो ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं, ठीक है। दे आर मेंट फॉर प्रॉफिट मोटिव, उनका बाकी वेलफेयर वगैरह से कुछ लेना देना नहीं होता है। और अकोमोडेटिंग आइटम्स प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होते, दे आर नॉट मेंट फॉर प्रॉफिट मोटिव। तो हम कह सकते हैं कि ऑटोनॉमस आइटम्स है वो प्राइवेट सेक्टर्स करते हैं, क्योंकि उनको अपना सिर्फ प्रॉफिट देखना होता है। और अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं वो गवर्नमेंट ओन करती हैं, पब्लिक सेक्टर ओन करती हैं। सो दीज आर ओन बाय प्राइवेट सेक्टर्स एंड दीज आर ओन बाय पब्लिक सेक्टर, ठीक है। So these are meant for profit motive and these are not meant for profit motive. Second is these are cause of BOP imbalance. ये BOP imbalance के रीजन कॉजेज होते हैं।
ऑटोनॉमस आइटम्स, एंड दीज आर मेंट टू रीस्टोर बीओपी, और ये बीओपी इम्बैलेंस को रीस्टोर करते हैं. ऑटो अकोमोडेटिंग आइटम्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर. ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है. इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर. दीज इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर, मीन्स इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से लेना देना है. जब ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तभी इकोनॉमी में बीओपी इम्बैलेंस होगा. देन ओनली इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व. दीज डू नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट मीन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे. ये सिर्फ करते हैं ऑफिशियल रिजर्व, एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज मेंटेन टू रीस्टोर बीओपी इम्बैलेंस. बीओपी को बैलेंस करने के लिए ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है, तो इसलिए अकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को ही इन्वॉल्व करता है. फिर अबव द लाइन आइटम्स, हम इनको बीओपी के, अब ये हमारा बीओपी है, इसके ऊपर के आइटम्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स, और दीज आर बिलो द लाइन आइटम्स ऑफ बीओपी, और इनको हम बिलो द लाइन आइटम्स ऑफ बीओपी भी बोलते हैं. बहुत बारी आपको क्वेश्चन में ऐसे देखने मिल जाएगा दैट व्हाट इज द बिलो द लाइन आइटम्स आर ऑल्सो नोन एज. सो आप ये बहुत अच्छे से याद रखिए कि बिलो द आइटम्स हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स को, एंड अबव द लाइन आइटम्स हम बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स को, ठीक है. सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड आर बीओपी. सिर्फ अब इसका एक लास्ट ही टॉपिक बचा है, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट. अब बीओपी अकाउंट के सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है. ओके, सो फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी. बीओपी अकाउंट से हमें अपनी इकोनॉमी का फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है कि हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हमारे फॉरेन ट्रांजैक्शन से, कितना फॉरेन से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना हमारे यहाँ से फॉरेन में इन्वेस्टमेंट जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम लगती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से. सेकेंड इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल इनकम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी हमें पता लगती है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से. जब वो हम अकाउंट बनाते हैं उसमें सारे हम कैलकुलेशंस करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि फॉरेन से अब्रॉड से कितनी हमें नेट फैक्टर इनकम मिल रही है. थर्ड इज नेट एक्सपोर्ट. एक्स माइनस एम इज अ फॉर्मूला ऑफ नेट एक्सपोर्ट, मीन्स इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट. सो हमको इससे ये भी पता लगता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हो रहे हैं, हमारी कंट्री से टोटल एक्सपोर्ट्स कितने हो रहे हैं फॉरेन में. देन मार्केट पोटेंशियल, वी ऑल्सो गेट टू नो अबाउट मार्केट पोटेंशियल ऑफ आर इकोनॉमी. देन फिफ्थ इज मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़. मॉनेटरी पॉलिसीज़ हमें पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है, फिजिकल पॉलिसीज़ हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है. सो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट बनता है, उसके सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैलकुलेट होते हैं, एनालाइज होते हैं, तब हमको मालूम लगता है कि हमको कहाँ कहाँ मॉनेटरी पॉलिसीज़ लगानी है और कहाँ कहाँ फिजिकल पॉलिसीज़ लगानी है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट हेल्प करता है मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ को फॉर्म करने में, ठीक है. सो ये इसके सिग्निफिकेंस हो गए. सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट. बहुत ही छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसलिए मैंने फ्लो चार्ट में आपको कंप्लीट कराया कि आपको इंटरेस्टिंग लगे, इजी लगे. सो ये हमारा आखिरी चैप्टर था अकॉर्डिंग टू टर्म 1 सिलेबस, बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसके बाद आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है, वो भी इसी में उनने मतलब उसके टॉपिक भी बैलेंस ऑफ पेमेंट ही चैप्टर में उनने मेंशन किए हुए हैं. आप ऑफिशियल सिलेबस चेक कर सकते हैं, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही उनने फॉरेन एक्सचेंज के टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज का एक थोड़ा ज़्यादा लेंदी टॉपिक था वो लास्ट ईयर ही उन्हें डिलीट कर दिया. सो इसके बाद हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं वो कवर अप करेंगे. सो विद दैट वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द सिलेबस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. आप सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं. आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू. सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड फाइंड इट हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पंक अकेडमी.